हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सत्यम एग्रीकल्चर एकेडमी। ये टेस्ट नंबर 5 हो चुका है आप लोगों का। उसके कुछ के इकोनॉमिक और सॉइल साइंस के क्वेश्चंस हैं जिन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन फिर आ भी जाते हैं, ये रहता है। तो यहाँ एक पहला नंबर क्वेश्चन था इकोनॉमी में, GA3 की खोज किस पौधे पर हुई थी? सबको पता है, धान के पौधे पर हुई थी। किस पे हुई थी? धान के पौधे पर हुई थी। और ये धान में एक बकेनी रोग लगा था। क्या लगा था? बकेनी रोग। धान में कौन सा रोग लगा था? बकेनी रोग। बकेनी रोग लगा था। मतलब ये बकेनी रोग जो लगा था, इसमें था कुछ पौधे मतलब एक समान थे, काफी पौधे सीडलिंग में लगा था, ये धान के सीडलिंग में, और कुछ पौधे नॉर्मल हाइट से काफी बड़े हो गए थे। कुछ तो समान थे और कुछ नॉर्मल हाइट से ज्यादा बड़े हो गए थे। जैसे ये पौधे हैं और कुछ बड़े हो गए थे काफी। इन पौधों को जब क्रुसावा, किसने देखा? क्रुसावा। क्रुसावा ने जब देखा कि इन पे कि ये पौधे नॉर्मल हाइट से, जो नॉर्मल पौधे हैं उनसे ये ज्यादा लंबे हैं, तो उन्होंने सोचा ये किसी ना किसी कारणवश हुआ है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, तो उन्होंने कहा, इसका नाम दिया बकेनी। वो क्या आया? बकेनी रोग। मतलब उन्होंने कहा ये मूर्ख है। ये क्या है? मूर्ख है, क्योंकि ये नॉर्मल से बड़े हो गए। तो वो जापानी टर्म आया अपने आप में कि ये फुलिश है, मूर्ख है। ये बकेनी टर्म जापानी टर्म है। अब इसमें देखा उन्होंने किसके कारण हुआ, तो उन्होंने देखा कि इसमें एक कवक लगा है। क्या लगा है? फंगस लगा है। इसमें क्या लगा है? फंगस लगा है। और उस फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजिकोराई रखा। क्या रखा? जिब्रेला फ्यूजिकोराई या जिब्रेला स्पीसीज। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो पूछेगा तो जिब्रेला स्पीसीज भी लिख सकता है कि GA3 किससे प्राप्त किया था? जिब्रेला स्पीसीज। अब तो ये बहुत सारा, तो ये प्लांट से भी ऑब्टेन किया जाता है। क्या नाम आपके कवक से भी, बैक्टीरिया से भी, कई जगहों से अब तो निकल जाता है। बहुत सारे 126, लगभग 126 आपके GA3 मतलब GA ग्रुप के जिब्रेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके करके। तो हमने बताया, तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? पहला, GA3 की खोज किसने की? क्रुसावा ने। कब की? 1926 में। कई जगह 1928 लिखा है, लेकिन आप 1926 में ध्यान रखेंगे। 1926 में सबसे पहले इस रोग को उन्होंने देखा। क्रुसावा ने कहा कि जापान में धान के खेत में, उस रोग का नाम था बकेनी। और किस कवक से प्राप्त किया इसे? जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया। तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और पहला जो GA ग्रुप का है, पहला कौन सा खोजा गया? GA3 खोजा गया था। GA1 देते, GA2 देते, GA3, GA4, तो GA3 पे ही आप टिक करेंगे कि पहला कौन सा था? जिब्रेलिक एसिड जो खोजा, GA3 जिब्रेलिक एसिड। क्लियर होगी बातें? अब बात आती है भूमि में नमी संरक्षित करना क्या कहलाता है? ये मैं पढ़ाया होगा। भूमि में नमी का संरक्षण मल्चिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। और मल्चिंग में बताया होगा नेचुरल मल्चिंग और आर्टिफिशियल मल्चिंग। नेचुरल मल्चिंग में हमने बात की होगी कि नेचुरल मल्चिंग क्या होती है कि हम उस पे जमीन की जुताई कर देते हैं। क्या? किसी 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर हम क्या करते हैं, उसकी परत को, ऊपर के हिस्से को तोड़ देते हैं, जिससे केसनलियां टूट जाती हैं और नीचे से पानी ऊपर नहीं आ पाता, उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता। ये बातें हम कर चुके थे। फिर आती है आर्टिफिशियल मल्चिंग में। आर्टिफिशियल में भूसा, पराली या किसी अन्य चीज, पॉलीथीन वगैरह से हम जमीन को ढक करके मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं। और मल्चिंग किस क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा होता है? तो ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी हो या सूखा ग्रसित क्षेत्रों में ऐसे मल्चिंग की जरूरत पड़ती है ज्यादा। क्लियर होगी बातें? अब भारत में निम्न में से सबसे ज्यादा हानि फसलों को किससे होती है? तो सबसे ज्यादा हानि, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये लॉजिकल है। 33% नुकसान खरपतवारों से होता है। किससे होता है? सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? खरपतवार से। इस बात का ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवारों से। फिर आता है कीट और रोडेंट्स मिलकर 26%। कीट और रोडेंट मिलकर 26%। रोग से भी 26%। रोग से भी 26%। उसके बाद से अदर चीजों, चिड़िया से, अदर चीजों से बाकी आते हैं आपके। उसके बाद की जो घटनाएं घटती हैं वो इनमें आती हैं। कीट और बैक्टीरिया, इनसे आपके 26% आ गए, 26% रोगों से हो गए। और सबसे ज्यादा हानि आपके खरपतवारों से होती है, लगभग 33%। कुछ किताब में 25% भी लिखा है, लेकिन आप 33% ध्यान रखेंगे। एस नागराजन किस फसल से संबंधित है? तो एस नागराजन आपके किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। इन सुपर व्हीट की अवधारणा मैं लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया होगा तो मैं बता देता हूं। सुपर व्हीट मतलब सुपर व्हीट की अवधारणा मतलब आपका सुपर गेहूं की अवधारणा किसने दी?
एस नागराजन है। अब सुपरहीट क्या था मैं बताया होगा कि इसमें क्या था, इन्होंने कहा आइडियल प्लांट की, इन्होंने बात की गेहूं का आइडियल प्लांट कैसा होना चाहिए कि पौधा पत्तियां, पहले जो पत्तियां होती थी वो कैसी होती थी, झुकी हुई होती थी, स्वाडनुमा नहीं होती थी। लेकिन अब इन्होंने अब बात जो होती है कि पौधा कैसा, पौधे में पत्तियां जो हो वार स्वाड जैसे, स्वाड का मतलब तलवार जैसे सीधी हो, ताकि इधर भी प्रकाश की किरण पड़े और इधर भी प्रकाश की किरण पड़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो और ज्यादा से ज्यादा उपज मिले। पौधा सीधा हो, ना कि ज्यादा स्पेस ले। ये सारी बातों को उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया सुपरहीट की अवधारणा किसने दी, एस नागराजन ने गेहूं में। निम्न में मृदा आच्छादित फसलें कौन सी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे निम्न में मृदा आच्छादित फसलें मूंगफली, पैराग्रास, उर्द सभी हैं। पैराग्रास को आप अक्सर लोग देखे होंगे खरीफ सीजन में आपको दिख जाता है थोड़े ऊपर। अब यहां मेरे पास कोई स्क्रीन ऐसा नहीं जिससे मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन हां इसका वैज्ञानिक नाम है ब्राचीरिया बुस्टीसिया। क्या है, ब्राचीरिया मुटिका, ब्राचीरिया मुटिका, ब्राचीरिया मुटिका। पैराग्रास का वैज्ञानिक नाम ब्राचीरिया मुटिका। मूंग का सबको पता होगा बिगना रेडियाटा, और इसमें एक है लोग बिगना साइनेंसिस। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। वैसे आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता दिया ब्राचीरिया मुटिका। मूंग का पूछा जा सकता है बिगना रेडियाटा, और लोबिया का बिगना साइनेंसिस। क्लियर, ध्यान रखेंगे। इमरजेंसी फसल है, नहीं पहले हम बात करें मृदा आच्छादित फसल क्या होती है। तो वो फसलें जो हमारे सॉइल इरोजन को, मतलब मृदा क्षरण को रोकती हैं, ऐसी फसलें जो मृदा क्षरण को रोकती हैं क्या कहलाती हैं, कवर क्रॉप या मृदा आच्छादित फसलें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कवर क्रॉप या मृदा आच्छादित फसलें कहलाती हैं। ऐसी फसलें जो मृदा सॉइल इरोजन को, मतलब मृदा क्षरण को रोकती हैं, क्या कहलाती हैं, आपके कवर क्रॉप या मृदा आच्छादित फसलें कहलाती हैं। इनका भी ध्यान रख लेंगे। अब बात आती है इमरजेंसी फसल है। इमरजेंसी का मतलब जिसे हम कहते हैं आपका कि कम समय में, जिसे कैच क्रॉप, इमरजेंसी क्रॉप या क्या कहेंगे, इमरजेंसी या कैच, ये सेम समझना। इमरजेंसी क्रॉप या कैच क्रॉप, मुख्य फसल नष्ट हो जाने के बाद अगली फसल के बीच का जो समय बचता है, उस समय में कोई कम समय की फसल को ले लेना क्या कहलाएगा, कैच क्रॉप कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो सपोज दैट हमने क्या बोया, हमने बो दिया मान लो यहां धान बोया और धान संयोगवश नष्ट हो गया आपका। जनवरी में, जुलाई में हमने धान रोप दिया, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जुलाई में हमने धान रोपा और ये जुलाई से जाकर के अगस्त सितंबर में खत्म धान, मान लो इवन इन केस गल गया, खत्म हो गया सितंबर में। अब हम क्या करेंगे, सितंबर से हमारा गड़बड़ हो जाएगा अगर खेत खाली रहा तो हम इस समय क्या करेंगे, हम इसमें सितंबर में हम क्या करेंगे, मूली भी रोप सकते हैं, उड़द भी ले सकते हैं, मूंग की ले सकते हैं, क्योंकि उड़द और मूंग तो रबी सीजन में यहां आ जाएगी, लेकिन हम ले सकते हैं कहां, अपने यहां भी सितंबर में हो सकता है। लेकिन रबी सीजन में सबसे ज्यादा मूंग और उड़द कहां उगाई जाती है, साउथ इंडिया में। तो एग्जाम्पल के रूप में इसमें जो जो रखा गया सभी हैं, मूंग, मूली, लोबिया सभी, और यहां तोरिया भी ले सकते हैं, तोरिया भी हम ले सकते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। मान लो धान बोना है, फिर हमें गेहूं बोना है, बीच का जो ये समय बन गया उनमें इन फसलों को हम ले सकते हैं और ये आसानी से ये फसलें हो जाएंगी। तो हम क्या है, इमरजेंसी फसल में परिभाषा बता चुका कि मुख्य फसल नष्ट हो जाने, एक मतलब मुख्य फसल नष्ट हो जाने के बाद अगली फसल के बीच की जो ड्यूरेशन के, मतलब अगली बीच के जो समय को उपयोग के दृष्टि से कम समय में तैयार होने वाली फसल को लगाना क्या कहलाएगा, कैच क्रॉप कहलाएगा। और इससे फायदा क्या होता है कि किसान को घाटा नहीं होने पाता, और वो धान अगर मान लो खराब हो गया तो उसकी जगह वो मूली से या क्या नाम है आपका मूंग से उसका भरपाया कहीं ना कहीं कर सकता है, उसको उतना घाटा नहीं होगा और ना ही खेत खाली रहेगा। क्लियर हो गई बातें, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब भारत में चावल की 3 फसलें कहां ली जाती हैं, मतलब कहां चावल की 3 फसलों की हार्वेस्टिंग होती है, 3 फसलें ली जाती हैं, तो तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु और बंगाल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे दोनों जगह धान की लगभग 3 फसलें ले ली जाती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गए बातें, हाँ। साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना
किसकी प्रजातियां हैं? तो ये धान की प्रजातियां हैं। साकेत, गोविंद, कावेरी रत्ना किसकी प्रजातियां हैं? धान की प्रजातियां हैं। भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? मैलिक हाइड्राजाइड का। मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है कि मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग भंडारण में अंकुरण का प्रयोग, मैलिक हाइड्राजाइड एमएच का मतलब मैलिक हाइड्राजाइड, भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैलिक हाइड्राजाइड। या भंडार ऐसे पूछ ले क्वेश्चन बनावटी क्या पूछेगा? प्याज के अंकुर, भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग करेंगे? तो मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बातें इसका? अब कुछ और भी हार्मोन्स, आईबीए जड़ के लिए सबसे जरूरी होता है, रूट फॉर्मेशन के लिए, जड़ बनने के लिए सबसे जरूरी होता है आईबीए। जिब्रेलिक एसिड की हम बात कर चुके हैं अभी हाल ही में, अभी तुरंत किए हैं। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड की अगर हम बात करें, की बात करें तो ये आपका क्या है? ये फलों को झड़ने, फलों और फूलों को झड़ने से बचाता है। Na ये भी हार्मोन है और ये क्या है? किस में आता है? ऑक्सीन हार्मोन में आता है Na, और IBA भी ऑक्सीन में ही आता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। IBA और Na किस में आते हैं? ऑक्सीन हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। IBA और Na ये किस में आ जाते हैं? ऑक्सीन हार्मोन में आ जाते हैं। और ऑक्सीन हार्मोन में आपका 2,4-D भी आ जाता है, ABA भी आ जाता है, एब्सिसिक एसिड। तो इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों आपके आर्टिफिशियल हैं, ये दोनों आपके नेचुरल ऑक्सीजन है, और ये दोनों आपके क्या है? आर्टिफिशियल हैं, और ये दोनों क्या है? नेचुरल हैं। इन बातों को ना ध्यान रखते हुए आप सिर्फ याद रखें, Na का प्रयोग क्या होता है? फूलों को और फलों को झड़ने से बचाना। गुलाबी कीड़ा किस फसल से संबंधित है? कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। मैं पेक्टिनोफोरा गॉसिपिला इसका वैज्ञानिक नाम लिखवाया होगा जब कपास पढ़ाया हुआ, तो पेक्टिनोफोरा गॉसिपिला इसका मैं वैज्ञानिक नाम बताया होगा। और ये कपास का गुलाबी कीड़ा है, और इसके लिए ही हम आपका क्या है? इसके बॉल वर्म और गुलाबी कीड़े के लिए आपका क्या विकसित किया गया था? बीटी कॉटन डेवलप किया गया था। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां है? तो ध्यान रखेंगे कोयम्बटूर में है। ये 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, SBI की शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। निम्न में से किस फसल में? हाँ, कोयम्बटूर को एक और नाम से जानते हैं, जैसे उत्तर भारत का अगर हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है ये कोयम्बटूर, और पूरे भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक। अब अगर हम बात कर लें निम्न में से किस फसल में बीजीए अधिक लाभदायक होता है? तो चावल में। और ये चावल में लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चावल में 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। कितना? 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है, और लगभग ये 20 से 25% उपज में वृद्धि करता है। कितना? और ये लगभग 20 से 25% उपज में वृद्धि कर देता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बीजीए सबसे जरूरी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इसे जानते हैं। अब बात आते हैं, हम लोग खत्म करते हैं। तो मोलिया डिजीज हेट्रोडेरा एविनेई, मोलिया रोग किससे होता है? सूत्रकृमि से होता है, और ये मोस्टली जौ में लगता है। ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे वहीं। मोलिया रोग सबसे ज्यादा किस में लगता है? जौ में, फिर गेहूं में, सबसे ज्यादा जौ में। और ये सूत्रकृमि मतलब निमेटोड से होता है। हेट्रोडेरा एविनेई, हेट्रोडेरा एविनेई। हेट्रोडेरा एविनी, एविनेई कई जगह लिखा मिलता है, लेकिन एविनी लिख लो, हेट्रोडेरा एविनी। उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन साधनों का फलन है। ये आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि उत्पादन मतलब प्रोडक्शन किसका फलन है, मतलब किसका ये देन, किसकी देन है? उत्पादन किसकी देन है? तो साधनों की देन है। मान लो कोई साधन यूज करेंगे तभी उत्पादन होगा। साधन में क्या? हम इनपुट कुछ लगाएंगे, और इनपुट क्या है? अपने आप में साधन है। इनपुट क्या है? साधन है। ठीक। यहां लागत की बात नहीं है, साधन का मतलब हम बीज प्रयोग कर रहे हैं, बीज का साधन है। उत्पादन क्या? बीज का साधन है। बीज लगा रहे हैं, हम आपको पैसा लगाएंगे, वो भी एक साधन है। और आपका पानी साधन है उत्पादन का, अगर खेत में देख रहे हैं तो। लेकिन अगर हम उसमें भी चले जाएं, फैक्ट्री कंपनी में,
तो वहां भी अगर हम कुछ लगा रहे हैं, सपोज हमने कच्चे मान लिया, हमें क्या करना है, नील की खेती करनी है, हमें नील निकालना है, नील जो हम कभी पहले जमाने में आता था, नील जिससे हम शर्ट वोट रंगते थे, उसकी खेती करना है, तो हम उस प्लांट को, नील के पौधे को लेंगे, उससे नील एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो उसका प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये माध्यम है, ये साधन है इसका, किसका, नील का साधन क्या है, ये पौधा है नील का। तंबाकू है, निकोटीन निकालना है, तो तंबाकू क्या है, साधन है इसका, किसका, निकोटीन का। इस साधन से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बातें? तो ये क्या है, उत्पादन किसका फलन है, साधनों का। इसमें कंफ्यूजन मत होना कि लागत का है, मूल्य का है, लाभ का है। लागत का मोस्ट ऑफ द केस लोगों के दिमाग में जाएगी लागत का है, लागत का नहीं, साधनों का। उत्पादन किसका फलन है, साधनों का फलन है। एनएटीपी, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, नेशनल एनएटीपी में पढ़ाया भी लिखवाया होगा। एनएपी नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कब चला, 1998 में, कि एग्रीकल्चर सेक्शन में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसका क्या है, वो किसानों तक पहुंचे और उसके बारे में उसको उनको ज्ञात हो, उनके बारे में उनको जानकारी रहे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। WTO की स्थापना हुई 1995 में, 1 जनवरी 1995। WTO की स्थापना कहां हुई, 1 जनवरी 1995। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड। अब व्हाट इसकी शुरुआत कहां से हुई, गेट से शुरुआत हुई, GATT, गेट 1947। गेट की स्थापना कब हुई थी, 1947 में। ये आता है कभी क्वेश्चन। और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ ने टैरिफ, जैसे हम लोग मोबाइल में कभी देखा होगा टैरिफ, कि इतने का आपको टैरिफ मिलेगा, वो टैरिफ वाली स्पेलिंग है, जिसे हम लोग टैरिफ कभी कभी पढ़ देते हैं। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके वजह से, इससे ये इसकी जो WTO जो आया है वो इसकी ही देन है। ये 1995 में सारे देश मिलकर के फिर इसे सहमति दिए कि WTO, और इसमें आज भी झगड़ा चलता रहता है, हर देशों का अपना अपना व्यापार लेकर के। सूरजमुखी की बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मटर में चूणीला आस्था रोग किसका कारण है, मटर में इरिस्फी पॉलीगोनी में बताया होगा, इरिस्फी पॉलीगोनी से चूणीला आस्था रोग होता है। और एक ऑप्शन इसमें पर्नोस्पोरा पिसी लिखा है, तो मटर में डाउनी मिल्ड्यू होता है, किससे होता है, मृद रोमिला आस्था पर्नोस्पोरा पिसी से होता है। और इरिस्फी पॉलीगोनी से क्या होता है, आपका चूणीला आस्था होता है। एक ऑप्शन है यूरोमाइसिस फेबी, ये बाकला में होता है, बाकला मतलब फाबा बिन, बाकला का वैज्ञानिक नाम लिख लेंगे, सब लोग मैक्सिमम जो गांव के होंगे वो देखे भी होंगे बाकला कैसा होता है, जिसे फाबा बिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाबा बिन, विसिया फाबा, इसका वैज्ञानिक, बाकला का वैज्ञानिक नाम क्या है, विसिया फाबा, विसिया फाबा वैज्ञानिक नाम है। और ये जो रोग लगता है आपका यूरोमाइसिस फेबी, ये रस्ट लगता है। तो अगर बाकला में पूछे बाकले में रस्ट किससे लगता है, तो यूरोमाइसिस फेबी से लगता है, बाकले में रस्ट। अब बात आती है नार्म कहां है, NAARM, ये उसमें शायद NARM लिख गया होगा, NAARM कहां है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट। नाम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एकेडमी ऑफ लिख लें, हम बोल देते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट कहां है, हैदराबाद में है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी नार्म की स्थापना, 1976 में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट कहां है, हैदराबाद। हैदराबाद कहां है, तेलंगाना। हैदराबाद कहां है, तेलंगाना। हैदराबाद कहां है, तेलंगाना में। ठीक, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ध्यान रखेंगे नार्म। अब बात आती फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब पास हुआ, 1955 में। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। अभी हाल ही में आप देखे होंगे, कल एक पास हुआ है, 2 दिन पहले, वो आपका नया न्यू फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 2019 को लागू कर दिया गया है। अब उसमें क्या क्या अभी उसमें अमेंडमेंट्स किया गया है, अब उसको देखने के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या क्या उसमें अमेंडमेंट्स किया गया है। फिर भी उसमें काफी चीजें अमेंडमेंट्स की गई हैं कि हाँ, एक चीज उसमें जरूर अमेंडमेंट्स किया गया है, अगर मिलावट कोई मिला करके कुछ भेजेगा तो उसमें मिलावट पे उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई मिलावट में पकड़ा गया, अब
अभी तक तो इसी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब अभी तक तो इसमें कुछ सालों तक ही जेल थी, 10 साल 15 साल इस तरह की जेल रहे हुए। अब अगर कोई पकड़े तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, डिपेंड करता है। इवन अभी आप कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दूध में मिलावट मिल जाए तो ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए, ऐसे शब्द भी आए थे कि ऐसे लोगों को उम्र कैद और फांसी देनी चाहिए जो दूध में मिलावट करते हैं बच्चों के लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिलावट पे इसमें ये एक टर्म क्लियर है कि मिलावट पे इसमें उम्र कैद के प्रावधान कर दिया गया है फाइनली। अब बात आती है जिप्सम में सल्फर की मात्रा 18.6%, इसमें 29.2% कैल्शियम होता है जिप्सम में। आदर्श प्रकार के पौधे का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो मैं कई बार बताया, डोनाल्ड ने कहा। आइडियोटाइप शब्द किसने दिया? डोनाल्ड ने। आइडियोटाइप मतलब आदर्श पौधा, किसने दिया? डोनाल्ड ने। संकुल मक्का की बीज दर क्या है? 18 से 20 किलोग्राम। ये आपको पता होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जल उपयोग क्षमता कैम पौधों की होती है। किसकी होती है? कैम पौधे। कैस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इस प्रकार के पौधे जो इनके रंध्र रात और दिन दोनों में, रात में खुल जाते हैं, दिन में बंद रहते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस कहां? बलुई वाले क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कौन से? कैम पौधे। एग्जाम्पल के रूप में आपका कैक्टस और भी आपको अनानास, लहसुन, प्याज, इनकी भी बातें हुई होंगी। वो आपका नागफनी, ये सब क्या है? कैम पौधे। इनकी जल उपयोग क्षमता काफी होती है। अब बात है, एक क्वेश्चन है, भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमानतः कितना है? यहां ऑप्शन में आपका 291, दशमलव में कुछ नहीं है, सब पूर्णांक में रखा गया है। तो 291 मिलियन टन आपको टिक करना है इसमें। आप 291 मिलियन टन ऑप्शन के हिसाब से 291.61 या 6-7 मिलियन टन के आसपास है। जुताई करने पर स्थूल घनत्व तो घटता है, ध्यान रखेंगे। जुताई करने पर पार्टिकल डेंसिटी, क्योंकि फाइन स्थूल घनत्व का मतलब मैं बताया होगा जब मैं बीडी और पीडी पढ़ाया होगा, तो मैं बताया होगा कि जब जुताई करेंगे तो पार्टिकल्स और टूटने लगेंगे। मान लो इतना बड़ा एक ढेला है, हमने जुताई की, ये ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, तो ये क्या है? इसमें पार्टिकल स्थूल घनत्व तो कम हो गया, स्थूल घनत्व तो कम हो गया, इसमें पार्टिकल ज्यादा बढ़ गए, पार्टिकल डेंसिटी, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, लेकिन स्थूल घनत्व तो आपका कम हो गया। स्थूल घनत्व में क्या होता है? हम वेट भी लेते हैं और उसके साथ साथ एयर भी रहता है उसमें शामिल, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी में एयर शामिल नहीं रहता। ये हम बताए भी होंगे जब भी पढ़ाए होंगे। अब बोरान का मुख्य खनिज है टूरमालाइन। बोरान का मुख्य खनिज है टूरमालाइन। एपेटाइट किसका खनिज है? फास्फोरस का मुख्य खनिज है एपेटाइट। डोलोमाइट किसका है? डोलोमाइट आपका है पोटास का, एक बार और इसे देख लेना, डोलोमाइट। और मस्कोबाइट मॉलिब्डेनम का। मस्कोबाइट किसका है? मॉलिब्डेनम का। और डोलोमाइट आपका पोटास का है। और अगर आर्थोक्लेज आ जाए, आर्थोक्लेज भी पोटास का है, ध्यान रखेंगे। आर्थोक्लेज भी आपका पोटास का है और डोलोमाइट पोटास का। ये आपके क्या है? ओलिबाइन जो है मॉलिब्डेनम का है। ह्यूमस का सी अनुपात होता है 10:1। ह्यूमस का सी अनुपात क्या होता है? 10:1, ध्यान रखेंगे। और सामान्य मृदा का 12:1, 10 से 12:1। सामान्य मृदा का सीएन रेशियो मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है? 12:1। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया इसमें। 1:1 प्रकार के खनिज का उदाहरण है क्लोराइट। क्या है? 1:1 प्रकार के खनिज का है उदाहरण 1:1। सॉरी बेटा, इसमें केओलिनाइट लिख लेंगे, क्लोराइड की बजाय केओलिनाइट। क्या लिखेंगे? केओलिनाइट। 1:1 प्रकार के खनिज का उदाहरण है केओलिनाइट, ध्यान रखेंगे। 1:1 प्रकार खनिज का उदाहरण है केओलिनाइट। पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? पौधे तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। पौधा किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मोस्टली ग्रहण करता है। यहां वही पूछा गया है कि एमाइड भी लिखा है। और एमाइड रूप में नाइट्रोजन किसमें किसमें होता है? यूरिया में होता है एमाइड रूप में नाइट्रोजन, और कैल्शियम साइनेमाइड में होता है। यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड में होता है एमाइड रूप में नाइट्रोजन। और किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में। तो आई थिंक ये आपका जितने भी क्वेश्चन से हमने डिस्कशन कर लिए हैं, और अगर किसी को इसमें डाउट होगी तो आप प्लीज बताना उसमें, तो बाकी चीजें देखी जाएंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, पढ़ते रहिए।